नमस्कार साथियों। एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे भौतिक विज्ञान के जो बुक है उसके वीडियो सॉल्यूशन में। टॉपिक होगा अपना आज मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और ये यूनिट नंबर है आपकी 11, 11वां नंबर यूनिट। हमने लास्ट जो की थी वो की थी 8 नंबर यूनिट की थी, लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। आज अपने वर्क एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के अपने सीधा ही बात करेंगे आज मैग्नेटिज्म की। क्योंकि मैग्नेटिज्म का टॉपिक इसलिए उठाया है क्योंकि इसमें बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो व्याख्या दी हुई है, उसमें आंसर सही लगे हुए हैं, मतलब, लेकिन जो पीछे आंसर की है उसमें मिसमैच हो गया। मतलब ऐसा हुआ कि जब आंसर की बनाई है तो एक आधा क्वेश्चन का आंसर गलत लगने के बाद पूरी सीक्वेंस बिगड़ गया है। तो आप बुक साथ में रखिए और साथ के साथ आप निशान लगाते जाइए कि इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन ये है, ताकि आप इस भ्रम में ना रहें कि आंसर की पीछे वाली सही है। इसमें काफ़ी आंसर की मिसमैच हुए हैं, तो इसीलिए इस यूनिट को पहले बनाया जा रहा है। क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत आई है कि भी व्याख्या में उत्तर कुछ और है और आंसर की में उत्तर कुछ और है। तो वैसे आपको सीधा बता दूं कि जो व्याख्या है उसमें लगभग सभी जगह, लगभग क्या 99% सब, कोई एक दो जगह फॉर्मूला गलत हो गया था, बाकी सब जगह जो व्याख्या में आंसर है वो ही अंतिम आंसर है। ठीक है, तो अपने बात करते हैं मैग्नेटिज्म की। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव टॉपिक है इसमें, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी इसी में है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि एनसीईआरटी के ये चौथा और छठा लेसन है फिलहाल जो एनसीईआरटी है उसके। तो अपने इसमें बात करेंगे, इसमें टॉपिक क्या होते हैं। इसमें बायो सावर्ट का नियम है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम है। उसके अलावा अनंत लंबाई का तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, या कोई एल लंबाई का तार है उसके कारण किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। एम्पियर का नियम है, इसमें एम्पियर के नियम पर आधारित अनुप्रयोग हैं। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे के दोनों नियम हैं, स्व प्रेरण है और अन्योन्य प्रेरण है। और एक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ये टॉपिक है इसके अंदर जो आपको पढ़ने हैं। तो अपने शुरू करते हैं। आप बुक साथ में रखिए और आंसर की साथ लगाते जाइए। और जो विद्यार्थी नए हैं जिनको पता नहीं है तो उनको बता देता हूँ कि भौतिक विज्ञान की बुक हमने लॉन्च कर रखी है और बहुत अच्छी बुक है, और उसी का ही वीडियो सॉल्यूशन चल रहा है। तो आप ऑर्डर कर दीजिए ताकि आप परीक्षा से पहले अच्छी तैयारी कर पाए। और हमारी तीनों बुक कॉम्बो के रूप में मिल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। वो भी आप मंगवा सकते हैं डाक के माध्यम से, किसी बुक स्टोर पे उपलब्ध नहीं है किताबें। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल ही रही है, आप सब जानते ही हैं। टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हम आगे नई टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। तो हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें बहुत 4 लूप बनाए गए हैं, और उन चारों लूपों में से क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। लूप कौन कौन से हैं, लूप ए है, लूप बी है, लूप सी है और लूप डी, यानी कि बंद आकृति से हम लूप बोल रहे हैं। प्रश्न क्या है, दिए गए चित्र में 5 समांतर तारों में समान धारा आई प्रवाहित है तथा 4 एम्पियर के लूप है। ये एम्पियर के लूप मतलब यहाँ एम्पियर्स का नियम लगा के काम करना है आपको। एम्पियर के लूप है, आपको पूछा है कि बंद समाकलन क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का मान अधिकतम किस लूप में होगा। तो यानी कि एम्पियर का नियम है, एम्पियर का नियम ये कहता है कि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का जो मान है वो किसके बराबर होता है, वो म्यू नॉट समीशन आई के बराबर होता है। यानी कि बी वेक्टर डॉट डी एल का जो बंद समाकलन है वो उस बंद लूप से गुजरने वाली कुल धाराओं तथा वहां पर जो माध्यम है उसकी चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। ये समीशन आई क्या है, आप जिस लूप पर भी लगाओगे उस लूप पर, उस लूप से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा ये। यानी कि अब लूप हम बात करें, जो लूप सी है, सॉरी लूप ए है, लूप ए के लिए अब ये तो मान सब में कॉमन रहेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं सीधा कि पहला जो होगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और कौन से लूप की बात कर रहा हूं मैं, लूप ए की। म्यू नोट समीशन आई, समीशन आई मतलब जितनी भी उस लूप से धाराएं प्रवाहित हो रही है वो सारे मान निकालने हैं आपको।
तो इस लूप में देखिए कितनी धाराएं हैं, ये धारा भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, मतलब चारों तार इसमें जा रहे हैं। लेकिन एक धारा ये ऊपर जा रही है, ये धारा भी ऊपर जा रही है, ये धारा नीचे आ रही है और ये धारा ऊपर जा रही है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि लूप के अंदर अगर धाराएं ऊपर भी है और नीचे की ओर है तो कुछ धाराओं को प्लस में लेना है और कुछ धाराओं को माइनस में। मान लो आपने ऊपर की ओर जाने वाली धाराएं, ये 3 धाराएं हैं ऊपर की तरफ जा रही है, ये पहले तार, ये दूसरा तार है और ये तीसरा तार है, चौथा। तो 1, 3 और 4 में तो धारा जा रही है ऊपर, उनको मैंने मान लिया प्लस, यानी कि ये प्लस आई और प्लस आई, और इसको मान लेंगे हम माइनस आई। तो टोटल धारा कितनी होगी, पहले तार की प्लस आई, दूसरे तार की भी प्लस आई, तीसरे तार की आई माइनस आई और चौथे तार की प्लस आई। ऐसे यानी कि एम्पियर का नियम जब लूप में लगाते हैं तो लूप में चलने की दिशा डिसाइड कर लेते हैं। मान लो हम जो, जैसे मैंने धारा ली है तो मैं लूप में ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे का मतलब है मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो अंगूठा किधर है, ऊपर की ओर, अंगूठा ऊपर की ओर, मतलब ऊपर की ओर जो धारा जा रही है उसको प्लस ले लेंगे और जो नीचे की ओर धारा जा रही है उसको माइनस ले लेंगे। तो यहाँ से जो लूप ए के लिए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का मान आएगा वो कितना आएगा, म्यू नोट। तो ये आई से आई कट जाए, कितना आई बचेगा, 2 आई। कितना आई बचेगा, 2, यानी कि इसको मैं लिखता हूँ 2 म्यू नोट आई। ठीक है, अब मैं लूप बी की बात करता हूँ। लूप बी में क्या होगा बताओ। तो लूप बी में अब आप आराम से लगा सकते हैं, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नोट लूप बी। ये है लूप बी में 2 ही तार है और दोनों में धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो ये होगा आई प्लस आई। कितना हो जाएगा, 2 म्यू नोट आई। यानी कि यहाँ पे बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बंद समाकलन का मान कितना आ रहा है, 2 म्यू नोट आई। ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। अब इसी प्रकार हम लूप कौन से की बात करते हैं, लूप सी की। इसमें मान कितना आएगा, तो माध्यम तो वही है, म्यू नोट ही रहेगा सब जगह। निर्वात की चुंबकशीलता है, हवा या निर्वात की चुंबक, मतलब यहाँ माध्यम है, हवा या निर्वात है। लूप सी में भी 2 तार जा रहे हैं, लेकिन एक में धारा नीचे की ओर आ रही है और एक में धारा ऊपर की ओर। तो मतलब ऊपर की ओर जा रही है उसको प्लस का आई और नीचे की ओर आ रही है उसको माइनस का आई। तो ये आई माइनस आई कितना हो जाएगा, 0। और म्यू नोट को 0 से गुणा करें तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बंद समाकलन का मान जो सी लूप में आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। चौथा है डी लूप। तो डी लूप में कितने तार हैं, ये 3, जिनमें से 2 तारों में धारा किधर जा रही है, ऊपर की ओर, और बीच वाले में धारा किधर जा रही है, नीचे की ओर। तो कितना आएगा डी के लिए, तो मैं यही लिख रहा हूँ, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नोट, ये डी लूप की बात हो रही है, म्यू नोट आई प्लस आई माइनस आई। तो ये कितना बचेगा, 1 आई बचेगा, और 1 आई को म्यू नोट से गुणा करेंगे तो म्यू नोट आई आ जाएगा। ये समीकरण 4। अब आपसे पूछा क्या है कि किस में बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का मान अधिकतम है। तो यहाँ पर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बंद समाकलन का मान कितना है, 2 म्यू नोट आई। और बी लूप में भी कितना है, 2 म्यू नोट आई। सी लूप में कितना है, 0। और डी लूप में कितना है, म्यू नोट आई। तो सबसे ज्यादा कितना है, 2 म्यू नोट आई। लेकिन वो दोनों बराबर है, कौन कौन से लूप में, एक तो लूप ए में और एक लूप बी में, दोनों में क्या है, बराबर है। तो अधिकतम दोनों में, अधिकतम जदिम कितना है, 2 म्यू नोट आई है, जो कि दोनों में क्या है, बराबर। इसमें ए और बी में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। दोनों में बराबर है, लेकिन मैक्सिमम भी यही है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए कोमा बी। आगे चलते हैं। तो ये व्याख्या दिखाई आपको, आराम से आप कर सकते हैं। अब जो इसमें ये थोड़ा सा यहाँ पे सब जगह म्यू नोट आना चाहिए था, व्याख्या में यहाँ पे सब जगह क्या होना चाहिए था, म्यू नोट आना चाहिए था। हालांकि आप आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर म्यू नोट आना चाहिए था। यहाँ पे बराबर कितना आएगा, म्यू नोट आई, ये म्यू नोट 2 आई। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पूरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित धारा प्रवाहित होती हुई एक बेलनाकार चालक मानिए। चालक के अंदर उसके अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आपको एक बेलनाकार चालक दिया हुआ है ऐसे,
और बेलनाकार चालक में मान्य और धारा क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित धारा, मतलब धारा मान लो टोटल आई बह रही है, तो ऐसे पूरे क्षेत्रफल में एक समान रूप से धारा, टोटल धारा कितनी बह रही है, आई बह रही है। ठीक है, यानी कि मान लो 20 एम्पियर है धारा, तो इसका मान लो टोटल क्षेत्र, ये जो चौड़ाई है, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लो वो है 20 ही, तो इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर से कितनी धारा बह रही है, 1 एम्पियर, अगले 1 मीटर स्क्वायर से भी 1 एम्पियर, टोटल कितनी हो जाएगी, 20 एम्पियर। मतलब ऐसे है, समान रूप से वितरित है धारा। आप समझ गए इस बात को। अब इसमें आपको पूछा है चालक के अंदर पूछिए, चालक के अंदर पूछिए, तो चालक के अंदर पूछिए तो कैसे करेंगे, तो आपको ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि इस ऐसे चालक में अपने चालक के अंदर, चालक की सतह पर और चालक के बाहर 3 जगह चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ बुक में, क्या होता है, म्यू जीरो, वो लिख देता हूँ फॉर्मूला, म्यू जीरो आई स्मॉल आर बट्टा में 2 पाई r²। तो जो बी है ये चालक के अंदर होता है, ये यानी कि ये सेंटर है, मान लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो चुंबकीय क्षेत्र है वो, और आर क्या है, आर वो बिंदु है जो जहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लो आपको कह दिया कि इस बिंदु पे ज्ञात करो, तो ये दूरी कितनी है, आर है, और बड़ा आर क्या है, यहाँ पे बड़ा आर है वो इस बेलन की त्रिज्या है, बड़ा आर क्या है, बेलन की त्रिज्या है। तो इसका ग्राफ भी आपने पढ़ा हुआ, ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा, ये है आर, ये जीरो, यहाँ पर तो आर का मान आर से छोटा है, और यहाँ पर आर का मान, ये बाहर की बात हो रही है, और ये वाली सतह पर बात हो रही है, और ये अंदर की बात हो रही है। तो अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दूरी आर के क्या होता है, समान, मतलब केंद्र से चलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, और सतह पर जाकर अधिकतम, और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो ये क्या होता है, आर के समानुपाती। ऐसा ग्राफ आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको ग्राफ ही मिलेगा, और ये फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो यहाँ जो बी है वो आर के साथ क्या है, समानुपाती। आर क्या है, जिस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र पूछा है उसकी दूरी आर होती है, कैपिटल आर है वो इस बेलन की क्या है, त्रिज्या है। आगे चलते हैं। अब ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, आप पढ़ना। त्रिज्या आर के वृत्ताकार लूप जिसमें नियत धारा आई प्रवाहित है के केंद्र से जेड दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो वर्ताकार लूप है ऐसे, जिसमें से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई, इसके केंद्र से कितनी दूरी पर, जेड दूरी पे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। एक्चुअल में जो ये लूप है वो, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, लूप है वो बोर्ड के तल में नहीं है। ये लूप कैसे है, ये एक्चुअल में आप एनसीईआरटी में वर्ताकार धारावाही कुंडली नाम का टॉपिक पढ़ा होगा, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए ये है ऐसे। अब इसको दूरी क्या मान लिया है, जेड दूरी मान लिया है, इसको कितने दूरी मानी है, जेड दूरी। और यहाँ पर कोई बिंदु है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है। तो आपने अगर टॉपिक पढ़ा है तो यहाँ 2 अल्पांश काटते हैं ऐसे, ऐसे 2 अल्पांश काटते हैं, इस अल्पांश का कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस लाइन के लंबवत होगा इधर, और ये इस लाइन के क्या होगा, लंबवत होगा। तो जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो, उसका मान जो होता है वो कितना होता है, अक्ष पर उसका मान होता है म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 r² प्लस में जेड स्क्वायर। जेड क्या है, दूरी, आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें एक्स दूरी ले रखी होती है, तो वहाँ एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब जेड दूरी लिए तो क्या ले लेंगे हम, जेड ले लेंगे, तो एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर है वो 3। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। टॉपिक का नाम है वर्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पूरा ड्राइव करके बताया, उसका फाइनल आंसर यही होगा। वहां एन आएगा, लेकिन एन का मतलब फेरों की संख्या, यहाँ एक कुंडली है सिंगल, तो एन बराबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं।
तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक बिंदु पर आवेश Q वेग v से गतिशील है, वेग v से गतिशील है। इस गतिशील आवेश के कारण बिंदु पर जिसका इस बिंदुवत आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश r वेक्टर है, चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर है, तो ये जो प्रश्न है आप इसको बायो-सावर्ट के नियम से सोल्व करेंगे। बायो-सावर्ट नियम से क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझे कि एक आवेश Q है जो ऐसे जा रहा है, कितने वेग से? b वेग से। कितने वेग से? b वेग से। और जिस बिंदु पे पूछा है, ये मान लो इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, तो इसका स्थिति सदिश कितना है? r वेक्टर है। कितना है? r वेक्टर। आपका ये पढ़ा हुआ है कि कोई धारावाही अल्पांश ऐसे dl अल्पांश, जिसमें से क्या प्रवाहित हो रही है? धारा कितनी आई, और इस अल्पांश की लंबाई कितनी है? dl, और अल्पांश के मध्य बिंदु O से r दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है db, वो कितना होता है? db होता है म्यू नोट बट्टा में 4 पाई आई dl साइन थीटा बट्टा में r स्क्वायर। तो अब इसमें आवेश दिया हुआ है, तो आवेश दिया हुआ है, आवेश चल रहा है, तो मतलब धारा तो बह रही है। इसमें सीधा धारा है, लेकिन आवेश गति कर रहा है तो भी क्या बह रही है? क्योंकि गतिमान आवेश है वही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और गतिमान आवेश कौन होता है? जब विद्युत धारा बहेगी तो आवेश क्या करेगा? गति करेगा। तो मैं इसको इसी फॉर्मूले को, अब dB की जगह इसने कहा है क्या है? B है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B वेक्टर है। तो वेक्टर में बाद में बदलेंगे, तो B बराबर मैं लिखूंगा म्यू नोट बट्टा में 4 पाई। अब इसने जो धारा, मान लो ये टी टाइम की बात हो रही है, कितने टाइम की बात हो रही है? टी टाइम की। मान लो आवेश टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, कितनी चाल है इसकी? v, और टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो धारा कितनी होगी? तो आई बराबर होता है Q अपॉन में टी। तो मैं उस आई की जगह लिख दूंगा Q अपॉन में टी, और बट्टा में क्या है? ऊपर क्या है? dl, और क्या है? साइन थीटा बट्टा में r स्क्वायर। यही तो है। हमने आई की जगह क्या लिख दिया? Q बट्टा टी। अब dl बट्टा टी है, उसको मैं v लिखता हूँ। dl क्या है? लंबाई बट्टा समय या दूरी बट्टा समय, चाल हो सकती है, दूरी बट्टा समय, इसको मैं क्या लिखूंगा? v लिखूंगा। क्या लिखूंगा? v। तो क्या आएगा? b बराबर म्यू 0 बट्टा में 4 पाई, ये dl बट्टा टी है, उसकी जगह मैंने लिख दिया qv साइन थीटा बट्टा में r स्क्वायर। यही आएगा। अब आप इसको सदिश रूप में लिखे। सदिश रूप में कैसे लिखते हैं? सदिश बराबर होता है सदिश का परिमाण साथ में उसका एकांक सदिश। सदिश मान लो कोई ए वेक्टर है, बराबर होता है ए वेक्टर का परिमाण और साथ में उसका एकांक सदिश, या आई कैप जे कैप हो सकता है। अब इसको सदिश रूप में, मतलब मैं बी को वेक्टर की फॉर्म लिख रहा हूं, तो बी का परिमाण कितना? ये सारा बी का परिमाण ही है, तो म्यू 0 बट्टा में 4 पाई, और क्या है? क्यू बी साइन थीटा बट्टा में r स्क्वायर, और मैंने लगा दिया यहाँ पर r कैप। क्या लगा दिया? r कैप लगा दिया, क्योंकि आपको आंसर है वो r वेक्टर के रूप में लाना है। स्थिति सदिश क्या दिया? r वेक्टर दिया ना, तो क्या r कैप की जगह मैं लिख सकता हूँ r वेक्टर बट्टा में r, ये लिख सकता हूँ मैं। ये एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बट्टा में सदिश का परिमाण, तो आएगा b वेक्टर बराबर म्यू नोट बट्टा में 4 पाई, और क्यू बी साइन थीटा, और r की जगह मैं लिखूंगा r वेक्टर बट्टा में r, और इधर r स्क्वायर है ही। कुल मिला के आएगा म्यू 0 बट्टा में 4 पाई क्यू वी, और इधर मैं r वेक्टर इधर लगा रहा हूँ r वेक्टर, और साइन थीटा बट्टा में r की क्यूब। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ऐसे सिंप्लीफाई कैसे करूँगा? वैसे तो पहले ही कर देना चाहिए था कि जो a क्रॉस b होता है उसका मान कितना होता है? ए बी साइन थीटा। क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो यहाँ देखो वी आर साइन थीटा है। कौन है? वी आर साइन थीटा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू 0 बट्टा में 4 पाई, और क्यू बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बट्टा में आर की क्यूब, ये मान आ जाएगा। यानी कि सिंपल जो बायो-सावर्ट का नियम है उसकी जगह क्यू लाने के लिए इतना काम करना पड़ा है। तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन इसका, नहीं 2 नंबर नहीं, सॉरी 1 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आर की क्यूब आएगी, आर की क्या आएगी? क्यूब आएगी। तो मतलब आर कैप यहाँ ही कर सकता था मैं पहले कि वी क्रॉस आर कैप कर देता, वी क्रॉस
आर कैप, फिर आर कैप का मान रख देता तो भी ओके था। समझ गए होगे आप इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके दोबारा कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं हम। दो पतले लंबे तार परस्पर लंबवत x तथा y अक्षों के अनुदिश रखे हैं। तारों में क्रमशः धाराएं I1 व I2 प्रवाहित है। वे बिंदु जहां चुंबकीय प्रेरण शून्य है उनका बिंदु पथ होगा। चुंबकीय प्रेरण का मतलब यहाँ यही है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका डायग्राम है वो आपको नहीं दे रखा है, तो हम डायग्राम बनाएंगे इसका। वो डायग्राम आगे बना हुआ है, उसी से समझ लेते हैं व्याख्या में। ये रहा कि दो तार हैं, एक दूसरे क्या रखे हुए हैं, लंबवत, एक एक्स अक्ष पे और एक वाई अक्ष पे। ठीक है। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि चलो अपने यहां बना लेते हैं। एक तार तो ऐसे हैं और एक तार ये यहाँ पे इसलिए किया है कि दोनों तार कट करेंगे, मतलब जुड़े नहीं आपस में, अलग अलग है दोनों तार। ये धारा I1 बह रही है और ये धारा I2 बह रही है, और ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है। तो I1 Y2 प्राप्त, वे बिंदु जहां चुंबकीय प्रेरण शून्य है उनका बिंदु पथ होगा। उनका क्या बताना है, बिंदु पथ। कैसे बताएंगे इसको, देखो एक तार ये है और एक तार ये है, तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्रवाहित धारा प्रवाहित हो रही है। जब भी धारा प्रवाहित होगी तो उस तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब आपको वो बिंदु पहचान करना है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। कैसे, क्योंकि आप देखिए इसमें कि इस तार के इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तो इस रेखीय तार में चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकालने के लिए अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है ऐसे। तो अंगूठे को धारा की दिशा में रख दिया तो उंगलियां किधर आ रही है, बाहर की ओर। किधर आ रही है, बाहर की ओर। तो मतलब जो तार एक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा B1, वो तो आएगा बाहर की ओर। बाहर की ओर के लिए मैं क्या लगाऊंगा, डॉट। क्या लगाऊंगा, डॉट। यहाँ डॉट मैं इधर लगा देता हूँ, सॉरी, ये इसमें आगे हमारे कुछ और काम करना है। तो जो I1 के कारण मान लो चुंबकीय क्षेत्र B1 है, वो किधर आएगा, तल के लंबवत बाहर की ओर। ये डॉट लगाने का मतलब ये तल के लंबवत बाहर की ओर है। और इस साइड में इस तार के कारण किधर आएगा चुंबकीय क्षेत्र, देखिए अंगूठा धारा की दिशा में, तो मुट्ठी को बंद करना है हमेशा ही। मुट्ठी को ऐसे उल्टा नहीं करना है, ऐसे बंद करना है। तो उंगलियां किधर जा रही है, अंदर की ओर। उंगलियां किधर जा रही है, अंदर की ओर। तो मतलब इस साइड में इस तार जो दूसरा तार है जिसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तार के लंबवत, इस साइड में तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी कि क्रॉस का था। मतलब इसका मतलब ये है कि इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, इस तार के कारण अंदर की ओर है। तो एक ऐसे हैं और एक ऐसे हैं, तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा B1 माइनस B2। और जब जब B1 बराबर क्या होगा, B2, B1 बराबर क्या होगा, B2, तो जिन बिंदुओं पे B1 बराबर B2 होगा, जिन बिंदुओं पे B1 बराबर क्या होगा, B2, उस जगह पर परिणामी चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक में से दूसरा घटना है, क्योंकि दोनों की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हमेशा ही क्या रहेगी, एक की बाहर की और एक की अंदर की ओर। अब B1 का मान कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि इससे जो दूरी है तार से इधर इधर ही होगा, इधर मान लो ये पॉइंट ले लिया एक हमने, ये पॉइंट एक ले लिया, तो इससे दूरी मतलब इधर दूरी मतलब वाई एक्स की बात हो रही है, मान लो ये दूरी है वाई, और इस तार से दूरी लेंगे तो वो इधर आएगी, वो कितनी आएगी, एक्स। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है किसी तार से आर दूरी पे, चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, वो होता है बी बराबर म्यू नोट आई बट्टा में 2 पाई आर। कितना होता है, μ0 I बट्टा में 2 पाई आर। तो यहाँ पर B1 की वैल्यू कितनी होगी, तो B1 बराबर हो, B1 की जगह लिख रहा हूँ मैं μ0, धारा कितनी है, B1 किसके कारण पैदा हुआ, I1 के कारण, बट्टा में क्या आएगा 2 पाई आर। आर की जगह कितनी दूरी है, y दूरी। कितनी है, y दूरी। इसी प्रकार इस तार के कारण इधर कितना होगा, तो μ0I2 बट्टा में 2 पाई x। 2 पाई कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, म्यू नोट से म्यू नोट कट जाएगा, तो मतलब ये बनेगा I1 बट्टा y बराबर I2 बट्टा में x। I2 बट्टा में x।
तो इसको मैं लिख सकता हूं, जो अपना आंसर है उस हिसाब से, आंसर निकाला हुआ है उस हिसाब से अपने बात करें तो I1 में I2 बराबर आएगा Y में X। लेकिन जो आंसर है उसमें आप देखिए अभी आंसर आया नहीं है। आंसर में जो आया हुआ है ऑप्शन देखिए, एक वर्ग जिसका मतलब वो बिंदु छांटने हैं, पहले तो वो बिंदु छांटने हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, फिर उन बिंदुओं को मिलाना है। बिंदु पथ लेने का मतलब उन बिंदुओं को सबको क्या करना है, मिलाना है। मिलाने के बाद जो आकृति बनेगी उसकी बात हो रही है, क्या वो वर्त होगा। दूसरा, एक सरल रेखा जो एक्स वाई तल के लंबवत तथा मूल बिंदु से गुजरती है। तीसरा है एक्स वाई तल में एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है तथा जिसकी प्रवणता I1/I2 है। प्रवणता, प्रवणता मतलब ढाल, क्योंकि सरल रेखा है, सरल रेखा की ढाल होती है। ढाल क्या होती है, एम बराबर, ढाल क्या होती है, एम बराबर टेन थीटा होती है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लाल बट्टा कक्का से लंब बटा आधार। तो लंब पर कौन है, वाई, वाई वाला मान लंब भुजा है और एक्स वाला मान क्या है, एक्स वाला मान है वो आधार है। तो यानी कि जो प्रवणता आएगी वो आएगी, प्रवणता का को हम एम से लिखते हैं, एम का मान आएगा Y में एक्स। प्रवणता किसके बराबर आ गई, Y/X के। लेकिन Y/X कौन है, यहाँ I1/I2, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ एम बराबर आएगा Y/X बराबर I1 में I2। लेकिन अभी ये पता नहीं चला है कि सरल रेखा होगी या नहीं होगी। तो आप गौर से देखिए कि मान लो कि ये मान जैसे भी I1 और I2 तो कोई मान होंगे होंगे। उसके बाद मान लो कि ऐसा हो गया कि इस तार से, तो पहला कंडीशन कि इस तार से तो मान लो ये धारा I1 है वो 2 एम्पियर है, और ये मान लो कितना एम्पियर है, 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर और ये कितना एम्पियर है, 2 एम्पियर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 4 में इस उससे इससे लिख रहा हूं मैं 2/4 बराबर क्या है, Y/X, और वो कौन है, M। यानी कि जब भी M का मान कितना आएगा, 1/2 आएगा। 2/4 मतलब 1/2। और ये कब आएगा कि जिस मान लो पहला पॉइंट है कि इससे तो है ये 2 एम्पियर है और ये कितना एम्पियर है, 4 एम्पियर। तो 2 एम्पियर है और ये 4 एम्पियर है, जिसकी धारा ज्यादा है तो दूरी क्या होनी चाहिए, कम। तो मान लेते ये 4 एम्पियर है और इससे दूरी है 2 मीटर और इससे दूरी है कितनी, 4 मीटर। तो आप देखिए इस फॉर्मूले मान रखो तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र क्या आएंगे, बराबर आएंगे। कि आपने I1 का मान कितना रखा, 2, I1 का मान कितना रखा, गलत बता रहा हूं क्या मैं, एक मिनट। इसमें मान लो कितना एम्पियर है, 4 एम्पियर धारा है। तो B बराबर कितना आएगा, 4 म्यू नोट I/, में I का मान कितना है, 4 बट्टा में 2R, 2πr, 2 गुणा में पाई इंटू में R, मान ली मैंने कितना मीटर है, 2 मीटर। तो इससे आंसर कितना आएगा ये, तो ये आएगा म्यू नोट, तो सीधा पड़ा रहने देंगे, 2 से 2 ये 4 से कट जाए, यानी कि म्यू नोट बट्टा में कितना आ गया, पाई। अब ये तो आया मान लो B2। अब B1 कितना आएगा, तो B1 के लिए देखो, B1 का मान म्यू नोट बट्टा पाई कब आएगा, तो B1 का मान म्यू नोट बट्टा पाई तब आएगा जब आप म्यू नोट I का मान तो मैंने कह दिया कितना एम्पियर है, 2 एम्पियर बट्टा में 2 पाई और गुणा में कितना आएगा, 2, 2 से 2 इसका मान कितना आएगा, 2 से 2 कट, ये एक कितना एम्पियर आएगा, ये 1 एम्पियर। एक करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा, म्यू नोट बट्टा में पाई। इसका मतलब है कि पहली कंडीशन ये हो सकती है कि अगर इसमें धारा 2 एम्पियर, इसमें धारा 4 एम्पियर है, तो यहाँ Y का मान तो 1 और X का मान कितना हो, 2 हो, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आएगा, दोनों चुंबकीय क्षेत्रों का मान कितना आ रहा है, म्यू नोट बट्टा पाई और म्यू नोट बट्टा पाई, और दोनों का बराबर आ रहा है, दिशा विपरीत तो कट जाएगा। अगली कंडीशन क्या होगी, अगली कंडीशन हम कहेंगे कि हमने इस दूरी को डबल कर दिया, यानी कि ये तो हो गई दूरी होगी 2 मीटर। अब दूसरा y2 का मान कितना है, 2 मीटर, तो इसकी भी डबल कर दो। ये दूरी कितनी थी, 2 मीटर थी, तो ये कितनी मीटर हो गई, 4 मीटर हो गई। तो फिर आप जब y का मान, इस धारा I1 के लिए y का मान अगर आप 2 मीटर रखेंगे, कितना मीटर रखेंगे, 2 मीटर, और इसके लिए x का मान 4 मीटर, यानी कि पहले वाले का इस कंडीशन का डबल करेंगे
तो फिर वापिस मान कितना आएगा, म्यू नॉट बट्टा आई आएगा। मतलब इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ऐसे बिंदु प्राप्त होते जाएंगे जहां पर चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बराबर होंगे और विपरीत है ही, तो फिर अगर उन दोनों सभी बिंदुओं को मिलाएं तो क्या प्राप्त होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी, जिसकी ढाल कितनी होगी, जिसकी ढाल होगी m बराबर, ढाल या प्रवणता है वो m बराबर y बट्टा एक्स बराबर I1 बट्टा I2 होगी। दोबारा समझ लीजिए कि दोनों में धाराएं अलग अलग हैं, लेकिन पक्की बात है कि ऐसे बिंदु होंगे कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा। अब मान लो कि यहाँ पर जो दूरी है वो 1 मीटर और इसकी 2 मीटर है, वहां पर हुआ है, तो आगे वाले में क्या होगा, इसका डबल कर दो मान लो, तो ये कितना होगा, डबल करेंगे तो 2 मीटर, और इसका भी डबल कर दो 4 मीटर, मतलब फिर ये पॉइंट कितनी दूरी पे होगा, तो ये होगा 2 मीटर पे और ये होगा, यानी कि यहाँ निर्देशांक होंगे 2 और 4, और फिर इसके कितने होंगे, इसके निर्देशांक होंगे ये सॉरी ये हाँ 2 और 4, आगे वाला कितना होगा, फिर इसका डबल कर दो 4 और 8, फिर कितने होंगे 8 और 16। इन सभी बिंदुओं पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन सभी बिंदुओं पे B1 बराबर हमेशा ही क्या रहेगा, B2 रहेगा, और फिर इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा आएगी जो मूल बिंदु से गुजरेगी, और प्रवणता हम निकाल चुके हैं, प्रवणता कितनी होगी, I1 बट्टा I2 होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, XY तल में क्या होगी, एक सरल रेखा होगी जो मूल बिंदु से गुजरती है तथा जिसकी प्रवणता कितनी होगी, I1 बट्टा I2। थोड़ा सा अलग प्रश्न है, इसमें ग्राफ का भी जिक्र कर दिया और चुंबकीय क्षेत्र को भी 0 करना है, इसलिए थोड़ा सा इसमें समझने में हो सकता है आपको, तो थोड़ी सी कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रवणता निकाल दो पहले, और फिर आपको यह पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। तो 0 होगा, इस प्रकार से 0 होगा कि जिन उन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमेशा ही क्या आएगी, एक सरल रेखा आएगी। आगे चलते हैं, तो ये ऐसे निकाला है, आप समझ सकते हैं इसको। आगे एक अन्वेषी कुंडली जिसका क्षेत्रफल 0.01 मीटर स्क्वायर था, जिसमें 50 फेरे हैं, एक चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। तो चुंबक के ध्रुव खंडों के लंबवत रखी है, मतलब ये कुंडली है वो ऐसे रखी हुई है, एक चुंबकीय ध्रुव N है और एक S है, ठीक है। और कुंडली का प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध R का मान दिया हुआ है 20 ओम, ठीक है। कुंडली का क्षेत्रफल A का मान दिया हुआ है 0.01 मीटर स्क्वायर, और फेरों की संख्या कितनी है, N बराबर 50 फेरे। प्रेरित आवेश के मापन हेतु कुंडली एक प्रक्षेप धारामापी से जुड़ी है। जब कुंडली को एकाएक चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाता है तो उसमें प्रेरित आवेश 50 माइक्रो कूलाम है। प्रेरित आवेश का मान भी दिया हुआ है 50 माइक्रो कूलाम, यानी कि 50 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तो है ही, और चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होगी, तो इसमें से फ्लक्स गुजर रहा है। पहले चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है, पहला चुंबकीय क्षेत्र मान लो B1 है, उसका मान कितना है B, और बाद में कह रहा है कुंडली को हटा ही दिया यहाँ से, तो कुंडली को हटा दिया तो अब कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया, 0 हो गया। तो 2 चुंबकीय क्षेत्र है आपके पास, और प्रेरित आवेश का मान भी दे रखा है। तो इन सभी का जो मान है कि Q का मान दिया हुआ, N का मान दिया हुआ, A का मान दिया हुआ, R का मान दिया हुआ है, फिर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है प्रेरित आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेरित आवेश Q बराबर होता है N बट्टा में R और φ1 माइनस φ2। Q बराबर N बट्टा में R, φ1 क्या है, पहले कितना चुंबकीय फ्लक्स था, तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स फॉर्मूला होता है BA cos थीटा, और थीटा का मान कितना होगा, तो चुंबक जो कुंडली है उसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर है और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, यानी कि A वेक्टर और B वेक्टर दोनों क्या है, परस्पर समांतर है, यानी कि थीटा का मान कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो ये फाई कितना आएगा, फाई बराबर आएगा, अब कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, N तो हमने अलग से ले रखा है तो N दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या आएगा, ये आएगा BA cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो ये आएगा फाई बराबर BA। तो φ1 का मान कितना है, तो पहले चुंबकीय क्षेत्र कितना है B1A माइनस क्या होगा, बाद में चुंबकीय क्षेत्र कितना है B2A, तो Q बराबर N बट्टा R और A कॉमन आ जाएगा, और क्या आएगा B1 माइनस B1 कितना है, B1 है वो B है,
और B2 कितना है 0, क्योंकि बाद में कुंडली को हटा ही दिया है। तो ये जो आएगा आपको B का मान पूछा है, तो B बराबर आएगा, B बराबर क्या आएगा, तो B बराबर आएगा, अब वैसे तो हम कर ही लेते हैं इसमें, Q बराबर ये इतना मान आ ही गया, उसके बाद Q का मान रख दिया, N का मान 50 फेरे हैं, क्षेत्रफल का मान 0.01 है, लेकिन B2 का मान कितना है 0 और 0.01 और प्रतिरोध का मान 20 है, और इसको क्या कर दिया है सोल्व कर दिया, तो उत्तर कितना आएगा 0.02 टेस्ला। कितना आएगा 0.02 टेस्ला। कैसे कि 0.01 है, इसके दोनों जीरो उठाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 2000 बन जाएगा, और 2000 को अपने कितने से करना है 10 की पावर -6 से, तो ये इसके 3 जीरो इसकी 3 पावर कम कर देंगे तो ये आएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का कितना आएगा 3, 10 की पावर माइनस से कट गया, और ये 50 से 50 कट गया, तो ये आएगा 20 गुणा 10 की पावर -6, और B 0.01, तो ये आएगा 2 गुणा 10 की पावर -3, तो ये आएगा 10 की पावर -3 मतलब 2 के भाग में कितना देना है 1000, ये आएगा 0.002 टेस्ला। कितना आएगा 0.002 टेस्ला आएगा। आंसर में है क्या ये ऑप्शन, ये ऑप्शन भी नहीं आंसर में, 0.01 मीटर स्क्वायर है, 50 फेरे हैं, 20 ओम है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.02 टेस्ला। इसका मतलब है कि कहीं गड़बड़ हुई है। दस की पावर -0 4 आएगी तो 0.02 टेस्ला। आंसर तो फिर यही आएगा, B1 A Q बराबर 5 - 5 2 10 की पावर -50 0.50 से 50 कट गया, और 20 गुणा 10 की पावर -6, और ये P गुणा 0.01 होगा। इसका आंसर आएगा 0.02 टेस्ला। तो इस क्वेश्चन को दोबारा चेक करना पड़ेगा। फिलहाल आप यही आंसर मान के चलिए, या तो यहाँ 500 आना चाहिए, यहाँ 500 आना चाहिए, तब जाके 0.02 टेस्ला होगा। ठीक है, वैसे आंसर जो निकाल रहे हैं अपने उसके हिसाब से 0.02 टेस्ला आना चाहिए, 0.002 टेस्ला। 1000 का भाग दे रहे हैं ना, 2 में 1000 का भाग देंगे तो पॉइंट है वो 3 स्थान पे आएगा, 1 2 3, इसका मान आना चाहिए 0.02 टेस्ला। तो एक बार ये क्वेश्चन ही मान लो आप, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है हमारे पास, लेकिन अगर ये 500 हो जाए तो फिर ये आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब एक समान विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हैं, इस जगह पर एक आवेशित कण प्रारंभ में विरामावस्था में प्रवेश करता है तो कण का पथ होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों समांतर है, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये ई वेक्टर, और इधर ही कौन है, इधर ही कौन है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों इधर भी बी वेक्टर और इधर ही क्या है ई वेक्टर है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों समांतर है, और एक आवेश को यहाँ छोड़ा है, आवेश Q को यहाँ छोड़ा है, विरामावस्था में था।
अब विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र मतलब इधर प्लस प्लस प्लेट और इधर क्या है माइनस माइनस है। तो ये मान लो प्लस आवेश है तो माइनस की तरफ भागेगा, पहले विरामावस्था में रखते ही ये गति करना शुरू कर देगा, मतलब ये इधर चलेगा। अब बात रही कि चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र और इधर ही है वेग, अब इधर ही होगा इसका, अभी जैसे ही रखा है तो इसका वेग किधर होगा, इधर ही होगा और इधर होगा। तो V और B चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल होता है वो होता है F बराबर QVB साइन थीटा। तो थीटा किसके बीच कोण है, B और B के, तो B और B तो क्या है दोनों एक दूसरे के समांतर है, यानी कि थीटा का मान कितना डिग्री है 90 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री, सॉरी थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो QVB साइन 0 डिग्री कितना होगा 0, यानी कि चुंबकीय बल है जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना है 0 है। सिर्फ कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके कारण आवेश ऐसे चलता रहेगा। यानी कैसी गति होगी, सरल रेखा में गति होगी, यानी कि सीधी रेखा में गति होगी। तो इसका ऑप्शन जो भी है आंसर की में, आप इसका ऑप्शन नंबर 1 सही कर लेंगे। यहाँ से गड़बड़ शुरू हुई है आंसर की। आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कारण कोई बल नहीं लगेगा, केवल बल किसके कारण लगेगा, विद्युत बल के कारण, और आवेश इधर चलता रहेगा। अब जो दिशा जो चेंज होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही होती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र खुद आवेश के वेग के क्या हो गया, समांतर हो गया। अगर लंबवत होता फिर तो आवेश वृत्तीय पथ में घूमने लग जाता, या थीटा कोण पे होता, यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री से ज़्यादा होता और 90 डिग्री से कम होता, तो फिर कैसा पथ होता, ऐसे कुंडलिनी पथ होता। और ये कब है, जब थीटा का मान 0 डिग्री से, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और 90 डिग्री से क्या हो कम, और थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो फिर पथ कैसा हो जाता है, वर्ताकार। किसकी बात हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र में क्यू की गति मतलब आवेश की गति। और जब थीटा का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो चुंबकीय बल का मान कितना होता है 0, और पथ कैसा होता है, सरल रेखा होती है। यह आपने पढ़ा होगा। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधी रेखा में गति हो जाएगी। आगे चलते हैं। एसी जनरेटर यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, n। कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, n है। कुंडली में फेरों की संख्या l है। इसको सही कर देते हैं, कुंडली में फेरों की संख्या l। बुक में भी आपको सही करना होगा, ये करेक्शन है। ये फेरों की संख्या कितनी है, n। आगे चलते हैं इसमें। और कुंडली का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R है। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र B में ओमेगा कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है, तो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न अधिकतम विद्युत भाग बल होगा। तो देखिए आपने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ा होगा, तो उसमें प्रेरित विद्युत भाग बल का मान होता है P(N)A ओमेगा और साइन थीटा। और अधिकतम कब होगा ये, ई मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। यानी कि थीटा का मान कितना होना चाहिए, साइन इनवर्स 1, यानी कि थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री करते ही साइन थीटा का मान 1 रखना पड़ेगा, तो फिर ई मैक्सिमम कितना आएगा, अधिकतम विद्युत भाग बल होता है P(N)A ओमेगा। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ पे, एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, ए क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल, और ओमेगा कौन सी आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति। तो इसका आंसर आएगा BAN ओमेगा। आंसर नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक चुंबकत्व का द्रव्यमान 0.08 kg है। तो चुंबकीय पदार्थ है जिसका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान है स्मॉल m, वो है 0.08 kg। चुंबकीय आघूर्ण को हम कैपिटल M से लिखते हैं, 7 × 10⁻⁷ एम्पियर मीटर स्क्वायर है। यदि चुंबकीय पदार्थ का घनत्व कितना दे रखा है, तो घनत्व दे रखा है 8 kg प्रति मीटर की क्यूब। तो चुंबकन तीव्रता पूछिए, हालांकि ये आपके टॉपिक नहीं है, ये जो है चुंबकीय पदार्थों वाला लेसन अलग है, तो ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल। तो चुंबकन तीव्रता जो होती है वो होती है I बराबर चुंबकीय आघूर्ण बट्टा में V आयतन। ये चुंबकीय आघूर्ण होता है, और नीचे वाला क्या होता है, आयतन।
तो m आयतन बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, आयतन बराबर होगा घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर होगा द्रव्यमान बट्टा में घनत्व, द्रव्यमान बट्टा में घनत्व। तो आयतन को मैंने लिखा है v से, तो v कितना आएगा, तो द्रव्यमान कितना है 0.08 और घनत्व कितना है 8, यही है। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 0.01 यानी कि 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर क्यूब, ये आएगा, कितना आएगा ये 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर क्यूब। तो ये आयतन और m का मान आपको पहले से दिया हुआ है। तो चुंबकन तीव्रता कितनी आएगी 7 गुणा 10 की पावर माइनस 7 बट्टा में 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2, तो ये आएगा 7 गुणा में 10 की पावर माइनस 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आंसर की में गलत दिया हुआ है तो आप इसका ऑप्शन नंबर 3 सही कर लेंगे। व्याख्या में जो आंसर है वो ही अंतिम आंसर है। आगे चलते हैं। तो ये ऐसे सोल्व किया, आपको व्याख्या में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है, तो ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, बोर मैग्नेट्रॉन का मान 9.27 गुणा 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। आगे चलते हैं। एक प्रेरक कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व हम कैपिटल M से लिखते हैं, उसका मान कितना दिया हुआ है 4 हेनरी। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी है, मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा है वो I1, I1 का मान कितना है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड में 5 एम्पियर से कितनी हो जाती है 0, तो मतलब I1 का मान 5 एम्पियर और I2 का मान कितना है 0 है। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल, तो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि एक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन होता है, उसके सामने स्थित द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, यानी कि 2 कुंडलियां रोल में होती है इसमें। तो आपको प्रेरित विद्युत भाग पूछा है तो क्या आता है फॉर्मूला, m डेल्टा I बट्टा में डेल्टा t। तो माइनस m का मान कितना है 4, डेल्टा I का मान कितना होगा I2 माइनस I1 बट्टा में डेल्टा t। अब सबके मान रख देंगे -4 गुणा में I2 का मान 0 माइनस I1 कितना था 5 और डेल्टा t कितना 10 की पावर -3। तो ये आएगा -5 और ये -4 कितना हो जाएगा प्लस का 20 बट्टा में 10 की पावर -3, या 20 गुणा में प्लस की 10 की पावर 3 वोल्ट, या 20,000 वोल्ट। कितना आंसर आएगा इसका 20,000 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे इस तरीके के बहुत प्रश्न आए हुए हैं। प्रेरित विद्युत भागबल का मान अन्योन्य प्रेरण गुणांक देके या सब प्रेरण गुणांक देके, फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक दिया होता है m और सब प्रेरण गुणांक दिया हो तो L आ जाता है, बाकी काम सेम है इसमें। आगे चलते हैं। तो ये दिया हुआ है, आपने सोल्व कर दिया इसको। किन्हीं समीपवर्ती 2 कुंडलियों में से एक कुंडली में जब धारा 10 की पावर -3 एम्पियर में से 5 10 की पावर -3 सेकंड में 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाती है, तो दूसरी कुंडली में 250 वोल्ट विद्युत भागबल प्रेरित होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान, तो इस फॉर्मूले में तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान देके, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान देके और किसका मान पूछा था ई का, विद्युत भागबल का। अब ई का मान देके किसका मान पूछा है एम का, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, यही फॉर्मूला लगा के हम इसको सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, तो ये देखिए आप इसमें दिया होगा, ये डेल्टा टी का मान 10 की पावर -3 है, I1 का मान 5 एम्पियर, I2 का मान 0 एम्पियर है, डेल्टा I का मान आएगा -5 एम्पियर। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल ई का मान कितना 250, m का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला वही सेम यूज किया है, बस अब की बार इसका ई का मान दिया और m का मान पूछा है। तो ई का मान 250 है, -m गुणा धारा परिवर्तन कितना है डेल्टा I का मान, तो डेल्टा I का मान -5 आ गया और 10 की पावर -3, और फिर इसको क्या कर दिया सोल्व कर दिया। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो m बराबर आएगा 250, यानी कि इधर आ जाएगा 5 इसके बट्टा में आ जाएगा, तो ये आएगा 50 गुणा 10 की पावर -3, 10 की पावर 3 को क्या लिखते हैं -3 को मिली हेनरी। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। तो बुक से आप
आंसर की में भी सही कर देंगे और बुक में भी लगा लेंगे। कितना है? 4 नंबर आंसर इसका सही है। आंसर की में गलत है ये, तो ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए परिपथ में R1 व R2 त्रिज्या के दो अर्धवृत्त दिखाए गए हैं जिनमें से धारा प्रवाहित हो रही है। संयुक्त केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा होगी। तो आपको क्या दिखाया गया है कि एक छोटा वर्तीय लूप है और एक बड़ा वर्तीय लूप है। हालांकि दो छोटे तार भी हैं, सर सीधे तार, तो मतलब टोटल 4 आकृतियां होंगी इसमें। तो मान लेते हैं कि इसके कारण जो उत्पन्न, बड़े वाले लूप के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ पर कितने हैं? इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 है, इसके कारण मान लेते हैं B2, इसके कारण B3 और इसके कारण कितने हैं? B4। टोटल चुंबकीय क्षेत्र आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। अब जो तार है सीधे तार, इसके कारण कितना हो? तो बायो सावर्ट का नियम कहता है कि DB बराबर होता है IDL साइन थीटा बट्टा में R स्क्वायर। थीटा किसके बीच का कोण है? DL और R के बीच का। तो R इस तार के लिए कोण है, यही तो है, इसी केंद्र पे ज्ञात करना ना। तो इसी पे धारा है, यानी कि DL वेक्टर भी इस पे होगा। धारा जिधर बह रही है वही DL की दिशा होती है। तो इधर ही तो DL की दिशा है इसी लाइन पे, और इसी लाइन पे कौन है? R है। तो DL वेक्टर और R वेक्टर दोनों क्या है? समांतर, यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री, और थीटा का मान 0 डिग्री तो साइन 0 कितना? 0। तो यानी कि इस दोनों तारों के कारण, इस तार यानी कि B2 और B4 चुंबकीय क्षेत्र वो कितने होंगे? 0 होंगे। तो बच्चे कौन? सिर्फ दो वर्त ही बचे, एक ये वर्त बचा और एक ये वर्त बचा है। अब इसके कारण दिशा किधर होगी? देखिए ये धारा ऐसे बह रही है, तो वर्तीय धाराओं के लिए उंगलियों को धारा की दिशा में घुमाना है। तो अंगूठा किधर जा रहा है? अंदर की ओर। किधर जा रहा है? अंदर की ओर। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B1 है वो किधर होगा? अंदर की ओर। तो B1 तो होगा अंदर की ओर। B2 किधर होगा? तो B2 में धारा कैसे बह रही है? ऐसे। तो इसके लिए भी क्या होगा? देखो वही उंगलियां ऐसे मोड़ेंगे तो अंगूठा किधर जा रहा है? अंदर की ओर। यानी कि B2 नहीं है, हमने इसको B3 मान रखा है ना। इस छोटे वाले लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है B3 मान रखा है, वो B3 भी किधर होगा? अंदर की ओर होगा। B3 भी क्या होगा? अंदर की ओर होगा। तो मतलब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो B1 प्लस B3 से आएगा। अब B1 का मान कितना है? तो आधा आधा ही वर्त है ये। तो आधे वर्त की कितनी होती है? वो होती है म्यू 0 बट्टा में 4R। अब इस बड़े वाले का R कितना है? R1 है, त्रिज्या R1 है, प्लस में म्यू 0 बट्टा में कितना आएगा? छोटे वाले का वर्त की त्रिज्या कितनी? R2 है, तो ये आएगा R2। अब इसको अपने कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आएगा? म्यू 0 कॉमन आ जाएगा, और 1/R1 प्लस 1/R2। और दिशा किधर होगी? तल के लंबवत, अंदर की ओर, या अंदर की ओर की जगह इसने क्या यूज किया है? नीचे की ओर। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाए। म्यू 0 बट्टा में 4 और R1 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका ऑप्शन नंबर है वो 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आंसर की में सही कर लेना, इसका आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन है? इसका आंसर नंबर 3 सही है। कर लेना, आप बुक आपके पास में रखनी है तो कर लेंगे आप। ये भी आपके टॉपिक में नहीं है। अब वह ताप जिस पर कोई चुंबकीय पदार्थ कैसे पदार्थ में बदल जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, वो कौन सा ताप होता है? क्यूरी ताप होता है। ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं। तांबे के तार के 100 घुमाव, 100 घुमाव मतलब आपको n का मान दिया, फेरों की संख्या कितनी दी है? 100। एक 0.001 मीटर स्क्वायर, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? ए बराबर 0.001 मीटर स्क्वायर है। ये बैनर पर लपेट गया, इसे एक प्रतिरोध से जोड़ा गया। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध है 10 ओम। यदि लोहे में अनुदैर्ध्य चुंबकीय प्रेरण एक दिशा में, चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है, एक ने कितना दिया हुआ है? B1 बराबर दिया हुआ है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से विपरीत दिशा में। मतलब पहले B1 है वो तो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, वो मान लो इधर है, और B2 विपरीत दिशा मतलब जो बाद में चुंबकीय प्रेरण है वो इधर हो जाता है, तो इधर और फिर इधर। तो चुंबकीय प्रेरण का परिमाण तो समान, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत। तो B2 का मान हम किस में लेंगे? -1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में लेंगे। तो परिपथ में
जो आवेश बहता है उसकी मात्रा, मतलब आपको प्रेरित आवेश का मान पूछा है, प्रेरित आवेश Q का मान आपसे पूछा है। तो ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं। प्रेरित आवेश क्या होगा, N बट्टा में R और φ1 माइनस φ2। तो N बट्टा में R, φ1 को कैसे लिखेंगे, B1, क्षेत्रफल तो बदलता नहीं है, कुंडली उसका सेम ही रहेगा, माइनस B2A हो जाएगा। और फिर कैसे लिखेंगे, तो इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, N A कॉमन आ जाएगा और आएगा B1 माइनस B2। अब ये सारे मान रख देंगे। तो N का मान कितना है, N का मान है 100, A का मान कितना है 0.01, बट्टा में R का मान कितना ओम है 10 ओम। B1 का मान कितना है, B1 का मान है 1 और B2 का मान भी 1, लेकिन माइनस माइनस, B का मान माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कुल मिला के कितना आएगा, ये तो ये आएगा 10, ये 10 से एक जीरो कट गया, 10 गुणा में 0.01 गुणा में 1 और 1 कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये मान आएगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.0, ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, 0.01 है, यानी कि आएगा 0.02 गुलाम। कितना आएगा, 0.02 गुलाम, जिसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा में 10 की पावर माइनस 2 गुलाम, यानी कि इसका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। आंसर नंबर 2 इसका सही होगा। आगे चलते हैं हम। सिंपल है, ये प्रेरित आवेश पे टोटल 3 सवाल आ चुके हैं अब तक। लोरेंज बल का नियम है। तो लोरेंज बल क्या होता है कि जब आवेश ऐसी जगह गति करे जहां पर विद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, तो उस पर टोटल बल कितना लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है, वो लगता है क्यू ई वेक्टर, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगता है, वो लगता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। टोटल बल कितना हो, टोटल बल होगा क्यू ई वेक्टर प्लस में क्यू, बड़ा ही क्यू है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब क्यू तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो आएगा ई वेक्टर प्लस में बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये लोरेंज बल का फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका सही है। जब 200 फेरों में 1 मीटर स्क्वायर की प्रभावी क्षेत्रफल वाली कुंडली को 2 वेबर प्रति सेकंड की दर से चुंबकीय फ्लक्स काटती है, तो प्रेरित विभव का मान होगा। चुंबकीय फ्लक्स काटती है प्रति सेकंड, यानी कि ये एक्चुअल में वेबर किसका मात्रक है, फ्लक्स का, और सेकंड किसका है, समय का। इसका मतलब आपको ये मान दिया हुआ है डेल्टा फाई बट्टा में डेल्टा टी कितना है, 2 वेबर प्रति सेकंड। क्षेत्रफल कितना है इसका, कुंडली का 1 मीटर स्क्वायर। फेरे कितने हैं, 200 फेरे। तो प्रेरित विद्युत भागबल पूछा है, वो कितना होता है, एन डेल्टा फाई बट्टा में डेल्टा टी। आप सिर्फ मान निकाले तो यहाँ माइनस निशान लगाने की जरूरत नहीं। तो कितना आएगा, एन का मान है 200, मतलब क्षेत्रफल काम ही नहीं आएगा इस फॉर्मूले में कहीं भी, क्योंकि डेल्टा फाइव बटा डेल्टा टी का सीधा मान दे दिया। तो कितना आएगा, ये 400 वोल्ट आएगा। कितना वोल्ट आ जाएगा, 400 वोल्ट। तो आंसर की मैंने आपको बताया कि कहाँ से गड़बड़ है। आंसर की है वो 7 नंबर से गड़बड़ होना शुरू हुई है और 18 तक गड़बड़ ही है। तो आप सारे वीडियो में साथ साथ आंसर पे टिक करते जाएंगे और व्याख्या में जो आंसर है वो लगा लेना आप। आगे चलते हैं 18वां प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न है आज का। यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को दिश धारा पर्याय से जोड़ दिया जाए तो क्या घटित होगा। देखिए, ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अन्योन्य प्रेरण क्या कहता है, ट्रांसफार्मर की आपने बनावट देखी होगी, 2 कुंडलियां होती है इसमें, एक प्राथमिक कुंडली, इन दोनों कुंडलियों को नरम लोहे की रॉड पर लपेट के बनाया जाता है। ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ पर हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर है वो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के मान को बदलता है, यानी कि उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में। प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को परिवर्तित करती है ट्रांसफार्मर और अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अन्योन्य प्रेरण ये कहता है कि प्राथमिक कुंडली में जब धारा में परिवर्तन होगा तब दूसरी कुंडली के सिरों पे प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होगा। लेकिन कंडीशन है कि फिर आपको यहाँ पे धारा ऐसी लगानी जो बदलती है। तो बदलने वाली धारा कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में से। तो दिश धारा बदलती नहीं है, दिश धारा का परिमाण और दिशा सेम रहती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण व दिशा दोनों बदलते हैं। और
ट्रांसफार्मर के लिए भी ऐसी धारा चाहिए जिसका मान और दिशा क्या हो बदलें, तो वो प्रत्यावर्ती धारा लगाते हैं। तो ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है, लो वोल्टेज को हाई में। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को कैसा स्रोत जोड़ दिया जाए, दिश धारा स्रोत। दिश धारा स्रोत मतलब ऐसा स्रोत जोड़ दिया जाए, देखो दिश धारा स्रोत ऐसे होता है। तो क्या होगा, तो दिश धारा का मान बदलता ही नहीं, तो अन्योन्य प्रेरण की घटना भी नहीं होगी, तो वोल्टेज अप डाउन करने वाला मतलब ट्रांसफार्मर कार्य ही नहीं करेगा। तो होगा क्या कि दिश धारा आपने लगाई, तो क्योंकि ये तांबे की कुंडली होती है, तो इतनी ज्यादा दिश धारा प्रवाहित करेंगे तो प्राथमिक कुंडली है वो जलकर क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अन्योन्य प्रेरण का काम तो कुछ होगा नहीं, अन्योन्य प्रेरण तो होना ही नहीं है, और वोल्टेज अप डाउन भी नहीं होनी है, तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली जल जाएगी। तो जलकर ये हो जाएगा, ट्रांसफार्मर धुआं देकर जल। ये कह रहा है ट्रांसफार्मर निम्न दक्षता कार्य करेगा ही नहीं, उस दक्षता से कार्य नहीं करेगा, कोई प्रभाव नहीं। प्रभाव तो पड़ेगा कि कुंडली जो तांबे कुंडली है उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और ज्यादा धारा बहेगी, और ज्यादा धारा बहेगी तो फिर ज्यादा धारा बहने का मतलब है कि तार जलकर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सुटेबल ऑप्शन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन है। तो ये है 18 तक प्रश्न। तो आप वीडियो से सभी पे आंसर की में टिक मारते जाएंगे सही सही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, 19 नंबर से आगे प्रश्नों के सॉल्यूशन अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।